चलो भाई और बहनों शुरू करते हैं। सुनना, देखो यार, पहले सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि हम आखिरी के 4 महीने में क्या क्या करेंगे। मतलब ये कि हम आखिरी के 4 मंथ्स में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आए, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे आए। मतलब हमें 90 आउट ऑफ 90, मतलब तुम्हारा 80 का मार्क्स, 80 का पेपर होता है तो 80 आउट ऑफ 80, और जो 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है हम उसकी भी बात करेंगे। मतलब सिंपल सा लॉजिक, 100 आउट ऑफ 100 या फिर 90 प्लस मार्क्स लेकर आने का टारगेट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे 70-80 तक आ जाए, 60-70 तक आ जाए, मेरी तो नैया पार हो जाएगी, मुझे क्या ही लेना, तो उसके लिए भी बताया जाएगा और 90 वाले के लिए बताया जाएगा। और कोई गवार अगर ऐसा बैठा हुआ है क्लास के अंदर जिसको लग रहा है कि भाई 33 नंबर आ जाए, मेरे को पास हो रहा है बस, ठीक है, और 80 में से 27 नंबर, ठीक है, तो मैं उसका भी रामबाण इलाज बताऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल सा लॉजिक है। मैं तो क्लास की स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मेरे नोट्स कहीं से चुरा लोगे ना और नोट्स से भी पढ़ लोगे तो भाई साहब 60 to 70 मार्क्स का तो तब भी आ जाएगा 100 में से, ठीक है। इसका मतलब 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो कम से कम 40 से 50 नंबर दो तो तब भी ले आओगे। आरएस मैंने क्या बोला? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले उन्हीं को बता देता हूँ जिनका इतना टारगेट है तो प्लीज क्लास लीव कर सकते हो तुम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा या फिर मुझसे खुद मांग लेना, मैं इतना तो दानी हुई यार, मैं दे ही दूंगा। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन प्लीज अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो 90 प्लस टारगेट होना चाहिए तुम लोगों का। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए ये कम मत करना कि भैया 90 प्लस वाला नहीं है तो हमको 33 मार्क्स दिला दो, तो प्लीज नोट्स ले लेना मुझसे, मैं तुम्हें खुद दे दूंगा नोट्स। और बोलो, समझ में आया मैंने क्या बोला? मन करेगा तो बैकअप वीडियोस भी ले लेना, लेकिन प्लीज क्लास पैसे बर्बाद मत करना पेरेंट्स से। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, कि हमको आज क्या मेनली पढ़ना है। देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, मैं तुम्हें पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स अच्छे ला सकते हैं, ठीक है। पहले अपने दिमाग में आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये याद रख लो कि सेकंड टर्म, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, हमारे एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। 80 मार्क्स के पेपर में से 40-40 मार्क्स का अगर तुम्हें लगता है कि 50-50% आता है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो बिल्कुल गलत बात है वो। समझ आया मैंने क्या बोला? इसीलिए दिमाग में बिठा लेना कि वो ऑलमोस्ट सेकंड टर्म थोड़ा ज्यादा होता है। आया समझ में क्या होता? चलो एक काम करते हैं, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म मान लो 50-50% आता है तो 80 नंबर का पेपर है, मतलब 40-40 मार्क्स के दोनों आते हैं। फॉर लगा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 40 नंबर भी अगर तुम 80 में से ले आए तो पास तो वैसे ही हो गए। आया समझ मैंने क्या बोला? और फर्स्ट टर्म का कुछ ना कुछ तो याद होगा। अगर तुम्हारा सेकंड टर्म पूरा कंप्लीट है तो फर्स्ट टर्म का ऐसा तो हो नहीं तुम फिर इतने नालायक होगे कि फर्स्ट टर्म का तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। फर्स्ट टर्म का 5, 10, 15, 20 नंबर का तो आता होगा, मान लो मिनिमम लगा लेते हैं 10 नंबर, ठीक है। तो कम से कम 50 नंबर तो तुम्हारे तब भी आ गए। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सेकंड टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में? दूसरी बात, कई सारों ने लेट ज्वाइन करा और कई सारों की आज फर्स्ट क्लास है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट क्लास है या फिर तुमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ या फिर अभी कुछ दिन लास्ट कुछ दिनों के अंदर आया जो बैकअप वीडियो से तुम पढ़ रहे थे, ठीक है, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि सेकंड टर्म पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। और मैं तुम्हें सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, ना ही तुम्हारे ऊपर बर्डन आएगा, ना ही मेरे ट्यूशन का बर्डन आएगा, ना ही स्कूल का बर्डन तुम्हें लगेगा और तुम्हारे मार्क्स भी आ जाएंगे। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? इसी को कहते हैं गेम प्लान। सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने माइंड से खेलने वाले। देखो दो चीजें होती है, सिंपल सा मतलब, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करो बीच बीच में, ठीक है, वरना मैं रिमूव कर दूंगा बिना वजह, ठीक है। तो सुनो, सिंपल सा मतलब है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखो कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से हम मार्क्स ला सकते हैं और कुछ चैप्टर ऐसे जिनसे बहुत अच्छे मार्क्स खींचे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म जितना अगर तुम पढ़ोगे उतना अच्छा इंप्रूव होगा और फर्स्ट टर्म में साथ लेकर चलूंगा। कैसे फर्स्ट टर्म करेंगे मैं उसका पूरा गेम प्लान बताऊंगा कि हमें कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं। पहले तो मैं तुम्हें सिलेबस बता दूं, क्योंकि कई सारे बच्चों का मैसेज आया है मेरे पास कि भैया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बता दो, उनको बार बार भेजना पड़ रहा है कि ये बेटा ये है। तो इसीलिए पहले चैप्टर्स नोट कर लो कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? देखो यार सिंपल सा, पहली बात तो जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर है इसको दिमाग में। केमिस्ट्री में पहले फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। समझ में आया मैंने क्या बोला? सारे चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस के अंदर। आ रहा समझे? लेकिन इस फोर्थ चैप्टर में से आधा डिलीट कर दिया, और क्या और कितना डिलीट कर दिया इसके लिए मैंने पूरी फुल वीडियो बना रखी है, लेकिन तुम हो आलसी, कैसे काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको भी जोड़ दूंगा। ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। चलो बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर है? 6 चैप्टर है, 7th चैप्टर है, 8th चैप्टर है, 9th चैप्टर है, ठीक है। ये 4 चैप्टर है बायो से रिलेटेड। समझ आया? लास्ट में एक 16th चैप्टर, 15th चैप्टर भी तुम बायो में डाल सकते हो तुम्हारा मन करे तो, लेकिन वो फिजिक्स में भी डाले जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी डाले जाते हैं, ठीक है। फिर आती है बात फिजिक्स की, दिखाई देना ना यहाँ पर, ठीक है। फिर बात आती है फिजिक्स की, ठीक है।
फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? सिंपल सा लॉजिक चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। आना समझ मैंने क्या बोला। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए, पूरे डिलीट हो गए। तो चैप्टर नंबर 7 पूरी तरह से डिलीट हो गया, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना, समझा है मैंने क्या बोला। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 पूरी तरह से डिलीट हो गया, ये हमें नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 15 थोड़ा बहुत किसी के स्कूल में बोला हुआ है कि पढ़ लेंगे, ये बहुत छोटा क्लास, मतलब 2 क्लास का है, ये चैप्टर हम कर लेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 16 आ रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 16 में लॉजिक्स क्या है, वो ये कि तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा वो, तो फिर कैसे आएगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, या फिर असेसमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर ये पूछा जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा ये चैप्टर, ठीक है। अगर असेसमेंट में आएगा तो हमें तो करना पड़ेगा ना, तो सिंपल सा लॉजिक हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 16 है। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आधे डिलीट हुए। चैप्टर नंबर 4 आधा डिलीट हुआ है। आधा डिलीट होने का मतलब क्या, देखो इसमें टॉपिक्स है जो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पहला टॉपिक है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है, अब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। उसके बाद इसकी कंपाउंड कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और ये सब। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो बात अलग है, और नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक डिलीट कर दिया हमारे सिलेबस से, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई दोबारा कि मैंने हर एक टॉपिक कराया, चाहे वो डिलीट हो गया, कुछ चैप्टर तो मैंने सब करा दिए थे। जैसे चैप्टर नंबर 7 जब बाद में सिलेबस आया था कि ये भी डिलीट हो गया, मैं उससे पहले ही करा चुका था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कौन से चैप्टर करने वाले हैं, हम सिंपल लॉजिक वो चैप्टर करेंगे पहले जो हमारे सिलेबस के हैं, और फिर जो उसमें से पार्ट डिलीट हो गया है ना, वो मैं अलग से कराऊंगा। मतलब हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन करेंगे सारा। लेकिन पढ़ना तुम्हें कितना है, जितना तुम्हारा सिलेबस में आ रहा है। ऑब्वियसली जितना सिलेबस में आ रहा है उतना ही पढ़ोगे, फालतू का दिमाग क्यों लगाओगे? ना ही हमारे पास टाइम, ना ही हमारा मन इतनी मेहनत करने का, है कि नहीं। अगर तुम्हारा सब कुछ हो जाए, सारे चैप्टर्स हो जाए जो सिलेबस में आ रहा है, उसके बाद मन कर रहा है पढ़ने का, तो फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में क्या बोला? ये पूरा चैप्टर, मतलब इसमें से आधा चैप्टर डिलीट आ रहा है, समझ में क्या कह रहा हूँ। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में 2 टॉपिक है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन टॉपिक आधा डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हेरिडिटी पार्ट बचा हुआ है, इवोल्यूशन पूरा पार्ट डिलीट हो गया, उसके हमारे को कोई जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? आगे दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। उसके बाद आता है लाइट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर नंबर 10 में भी आधा टॉपिक डिलीट हो गया, दैट इज लेंस। इसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर पढ़ना होता था, रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस पढ़ना होता था। रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर पूरा है, रिफ्रैक्शन भी है, लेकिन लेंस वाला टॉपिक डिलीट कर दिया। आया समझ मैंने क्या बोला? लेकिन हम पढ़ेंगे, वो बात की है, ठीक है ना। लेंस वाला टॉपिक है, ये बड़ा लंबा चैप्टर है, ये लंबे चैप्टर्स में जाते से थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में भी कुछ टॉपिक डिलीट करें, वैसे फर्स्ट टर्म का चैप्टर था हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म के चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये मैं पूरा करा चुका हूँ। लेकिन इसमें से डिलीट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है, जनरेटर डिलीट हो गया, और एक था लास्ट में टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी डिलीट हो गया। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए प्लीज दिमाग लगा लो कि हमारे पास ये सिलेबस है। हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस कौन कौन सा है जो हमने नहीं पढ़ा है अभी, वो ये चैप्टर नंबर 4 हमको स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 हमें करना है, चैप्टर नंबर 9 हमें करना है, जो कि आधा करना है ऑब्वियसली, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 करना है, 16 करना है, छोटे चैप्टर, ठीक है। उसे चैप्टर नंबर 10 करना है, 11 करना है, खत्म। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, अगर किसी को नोट करना है तो साथ साथ नोट कर सकता है, ठीक है। आप दिमाग लगाओ कि भैया आप बता रहे थे गेम प्लान। देखो यार, 3 तरह के बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। एक जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, दूसरे जो एवरेज बच्चे हैं, और तीसरे जो बिल्कुल जिन्होंने ठानी हुई है कि भाई मैं तो 90 प्लस से नीचे मानूंगा ही नहीं, या फिर मानूंगी ही नहीं। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो हमारे पास तीनों के लिए स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि तुम कौन सी कैटेगरी में फॉलो करो। ऑब्वियसली 90 प्लस वाली कैटेगरी में। मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ कि नंबर लाना ना, मैं सच बता रहा हूँ, नंबर लाना बहुत 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 आसान है। खुद सोचो, नंबर लाने के लिए करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ साइंस में बता रहा हूँ मैं। देखो बाकी टेस्ट सब्जेक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में अगर पर्टिकुलरली पूछ रहे हो कि भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या करा था, या फिर अच्छे बच्चे क्या करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मैं अपने साइंस की स्ट्रेटेजी अच्छी तरह बता सकता हूँ तुम्हें। जिस साइंस में तुम ये करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम खुद भी चाहोगे ना कि मैं अपने नंबर ना लाऊं, तब भी नंबर आ जाएंगे अगर तुम वो तरीके अपनाओगे। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? इसे प्लीज साइंस के लिए अप्लाई करो, मेरे जो टेक्निक्स बोलता हूँ, सिंपल सा लॉजिक। देखो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम 90% लाओ। तो मार्क्स लाना बहुत आसान क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुम्हें सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ कि हमें ऐसे ऐसे ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। उसके बाद अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम्हें समझ में आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये 10 बार पूछने के लिए भी मैं भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भैया चलो ये सब तो मेरे काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर मान लो टेस्ट वगैरह, तो अब से रेगुलरली टेस्ट होंगे, फिक्स बात है। फर्स्ट टर्म के भी टेस्ट होंगे। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं है कि सेकंड टर्म के टेस्ट चलेंगे, ताकि हम कंटिन्यूटी लेकर चलते रहे।
ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया फर्स्ट टर्म तो मेरा छूटा हुआ है, मैंने तो लेट ज्वाइन करा था या फिर अभी अभी ज्वाइन करा है, तो फर्स्ट टर्म का भी मैं बताऊंगा भी हम कैसे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन से कुछ नहीं पढ़ना, मैं सब कुछ अपने आप तरीके से कराऊंगा। आया समझ में? क्या होला? जब मैं सब कुछ करा रहा हूँ तो 90+ लाना क्यों आसान नहीं है मुझे बताओ। समझ में आया? तुम्हारे दिमाग में देखो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो बस कि मेरे दिमाग में एक बार चीज बैठ गई तो मैं उसको भूलूंगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर तुमने इतना से दिमाग में बिठा लिया ना तो फिर नहीं कुछ कर सकता कोई, फिर तो मार्क्स आएंगे। लेकिन तुमने दिमाग में ये बिठा रखा है कि यार मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद भूल जाता हूँ, फिर वो पक्का भूल जाओगे। पहले अपना दिमाग बनाओ कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। मैं तुम्हें सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मेरे जब मैं 10 मतलब मैं जब 12th में था तब मेरा टारगेट तुम्हें 10वां बताया होगा ये शायद। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि जब मैं 12th में था तो मेरे को सारे सब्जेक्ट बेकार लगते थे, फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ता था मैं। ठीक है, लेकिन वो सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स था। ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता था, मैथ्स में मैंने दिमाग में बैठाया था कि नहीं भाई मेरे को मैथ्स में तो मार्क्स लाने ही लाने, कुछ भी होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब देखो दिमाग कैसे काम करता है। जब मैं मैथ्स पढ़ने बैठता था ना, उसमें कोई क्वेश्चन अटक जाता था। ठीक है, और मेरा दूसरा जो बेकार सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स। ठीक है, सबके साथ होता है, एक अच्छा सब्जेक्ट होता है और बेकार सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बात अलग है कि आप बेकार सब्जेक्ट को कितने अच्छे लेवल तक ला रहे हो ताकि वो अपना आंख का एग्रीगेट अच्छा करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर मेरा कोई क्वेश्चन अटकता था ना तो मैं पता है क्या करता था, उसको छोड़ता नहीं था कि भाई यार नहीं यार क्या पता पेपर में यही आ जाए। ठीक है, मान लो अगर मेरे दिमाग में चल रहा है, मान लिया अगर ये 1 नंबर का भी आ गया तो 100 में से 99 मार्क्स आएंगे, जो कि मैं नहीं ला सकता भाई, मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लाने। दिमाग देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। दूसरी तरफ मैं फिजिक्स पढ़ रहा होता था तो क्या होता था, अगर उसको क्वेश्चन अटक जाता था ना तो मैं पता क्या करता था, मैं क्या यार कितने नंबर का आएगा, मैक्सिमम 5 नंबर का आएगा, 100 में से 95 ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ रहे हो तुम हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग खुद मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको कहते हैं परसुएशन। मतलब हम चीजों को टालने की कोशिश करते हैं, वही नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने अगर प्लान बना रखा है कि मेरे को 90+ लाने तभी तुम मेहनत करोगे, ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर तुमने प्लान बना रखा है मैं 80+ करूंगा, तुम्हारी मेहनत अपने आप ही उतनी हो जाएगी, तुम सोचोगे भी नहीं, अपने आप ही मेहनत उतनी कर रहे होगे। अगर तुमने सोचा सिर्फ पास हो जाऊं मैं, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही उतनी मेहनत करवा रहा होगा, तुम्हें बिल्कुल भी बर्डन नहीं देने देगा। ये हमारा ब्रेन है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मूवी में बोलता है ना कि दिमाग को बना के चलना पड़ता है पागल बना के, तो वैसे ही चलना पड़ता है। रियलिटी है ये कि तुम अपने दिमाग में जैसा फीड करोगे इन्फॉर्मेशन को वैसा आउटपुट निकलेगी। तुम्हारा जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसे तुम्हारी आउटपुट आएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। आरा समझ ने क्या बोला, इसलिए प्लीज दिमाग में बिठा लो कि मार्क्स लाना बहुत आसान है, और मार्क्स लाने के लिए जो जो काम करवाए जाते हैं वो सब मैं कराऊंगा। जनवरी से तुम्हारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, आओ टेस्ट दो और निकल लो। समझा है मैंने क्या बोला? और वो टेस्ट पेपर तुम्हें पता ही है, अब तो खैर ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं टेस्ट पेपर मैं भी चेक नहीं करता, मैं खुद एक टीचर को दे देता हूँ। ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको पर्टिकुलर देख सकूँ। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने 1-2 टेस्ट दिए, उसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तो मतलब जो तुम 3rd और 4th टेस्ट दोगे उसके बाद फिर मैं खुद चेक करता हूँ उनको। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि पहले दूसरे टेस्ट में पता लग गया कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है, फिर 3rd 4th में मैं खुद इसलिए चेक करता ताकि मैं उसकी गलतियां पर्टिकुलरली निकाल सकूँ और उसको बता सकूँ कि तेरे को यहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि वो बोर्ड्स में ना करे ये गलती। आ रहा है समझ में क्या बोला? सिंपल सा मतलब ये है। और वो पक्का पेपर इस तरीके, और मैं सच बता रहा हूँ, वो पेपर ये नहीं है कि टाइम पास बना दिए गए हैं। लिटरली बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कई सारे प्री बोर्ड के स्कूल्स के, कई सारे स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर वो होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वो होता है। सोचो, मैं स्कूलों के नाम लिटरली मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्कूलों के नाम। लिटरली मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 उनका होगा। पार्ट्स तक सेम होते हैं, क्या ही अलग होगा उनके अंदर। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। बोर्ड्स का तो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, प्री बोर्ड तुम्हारे कई सारे स्कूल्स का। दिमाग देख रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो टेस्ट सीरीज चलेगी, वो सब कवर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे वैसे वैसे अप्लाई करोगे तो मार्क्स आएंगे। आ रहा है समझ में क्या बोला? अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर स्कोरिंग होते हैं, जिनमें मार्क्स लाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाना। सबसे पहले छोटे चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर्स में लिखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सबसे छोटा चैप्टर है। इसके अंदर 3 टॉपिक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग नहीं आती ज्यादातर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, छोटा टॉपिक। 3 टॉपिक है, वो भी बहुत छोटे 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 छोटे। आ रहा समझ में क्या बोला? ये शॉर्ट टॉपिक्स में आता है। तो अगर मैं बात करूँ ना सेकंड चैप्टर की भी, वो भी शॉर्ट में आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या सॉल्ट्स है एक मेन टॉपिक, और जनरल रिएक्शंस है। जनरल रिएक्शन भी 3 है और 4 ही जनरल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन चलो हम उसको थोड़े मिड वाले में ले लेंगे। आ रहा समझ में क्या बोला? फिर बात आती है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2-3 वो साइंटिस्ट की थ्योरी है। बहुत छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, थ्योरीज पढ़नी है, उनकी दिक्कतें पढ़नी है, फिर साइंटिस्ट का थ्योरी पढ़ोगे, फिर दिक्कत पढ़ोगे, साइंटिस्ट की थ्योरी और दिक्कत, थ्योरी और दिक्कत, क्या करना है उसके अंदर? जो उसने थ्योरी दी, अगले वाले ने ठीक करी, फिर उसकी कुछ गलती निकली तो अगले वाले ने ठीक करी, फिर उसकी गलती निकली, फिर अगले वाले ने ठीक करी। यही तो काम चलते हुए जाएगा आगे तक।
आ रहा समझ मैंने क्या बोला? तो अगला केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो छोटा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा चैप्टर है। समझ आया मैंने क्या बोला? चैप्टर नंबर 6 बायो का लेंथी है, आसान है वो बात अलग है, लेकिन लेंथी है, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 7 डिलीट हो गया। 8th भी मतलब मान लीजिए उसके अंदर कई सारे टॉपिक है, सेक्सुअल, फिर प्लांट, फिर ह्यूमंस, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चलो छोड़ो। 9th चैप्टर एक लंबा चैप्टर था। कब तक लंबा था? जब तक डिलीट नहीं हुआ था, क्योंकि पहले उसके अंदर हेरिडिटी पढ़ना पड़ता था, फिर इवोल्यूशन पढ़ना पड़ता था। इवोल्यूशन छोटा टॉपिक था, लेकिन हेरिडिटी थोड़ा लंबा पार्ट है, आसान है, समझ में आया? चलो इसको भी छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 10 मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। आसान है, देखो सारे चैप्टर आसान है, वो बात अलग है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा वो, ठीक है, लेकिन लेंथी है वो, लेंथी वालों को हम यहाँ पे नहीं डाल रहे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 भाई इतना आसान चैप्टर है ना, क्या ही बताओ। और चैप्टर नंबर 11 शायद डिलीट भी हो गया, जहाँ तक मुझे पता है चैप्टर नंबर 11 भी डिलीट हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ले लेते हैं अभी के लिए। चैप्टर नंबर 11 शायद डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। डिलीट नहीं हुआ है, हाफ डिलीट हुआ है, मतलब आधा डिलीट हुआ है चैप्टर 11, ठीक है, डिफ्रैक्शन से आगे तक। समझ में आया मैंने क्या बोला? चैप्टर 11 बहुत छोटा चैप्टर है। फिर आता है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, कोई पेज मत पलटो, इधर देखो पहले सारे, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कंसेप्ट है, 8 फॉर्मूले, उसी के अंदर करता है काम, उसी के अंदर घुमाना, उसी के अंदर नचाना है। समझ में आया? चैप्टर नंबर 13 टिपिकल चैप्टर है, छोटा है तो ऐसा भी है, वो टिपिकल चैप्टर, पढ़ने वाला चैप्टर। चैप्टर 14 डिलीट हो गया। 15th और 16 तो भाई मैं आग बंद करके बोल दूंगा ना, गाने भी गा दूंगा तो उसके अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना ऐसे आज सोते सोते भी, तब भी तुम कर लोगे इसके अंदर पूरे पूरे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ठीक है। मतलब ये 5 चैप्टर हो गए। देखो मैं तुम्हें पहले सिंपल सा बता देता हूँ। हमारा पेपर होता है 80 नंबर का, जिसमें 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो 20 नंबर के प्रैक्टिकल में भी जो 5-5 में डिवाइड किया होता है कि तुम क्लास में वाइवा में क्या बोलोगे, तुम प्रोजेक्ट जो बनाओगे उसमें क्या होगा। एक बात याद रखो, 20 में से अगर तुम्हारी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, प्लीज टीचर से पंगे मत, टीचर की चाटो भी मत और टीचर के पंगे भी मत, इतना काम कर लो बस, ठीक है। तो टीचर के आगे पीछे भी मत घूमो, बेड़वा म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। टीचर के आगे पीछे भी मत घूमो, लेकिन उसे पंगे भी मत लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 20 में से अगर 18 से कम नंबर मिल रहे हैं तो वो घटिया नंबर है। चाहे तुम जितने मर्जी पढ़ने में घटिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी पढ़ने में अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 में से 18 नंबर को स्कूल वाला नहीं देता। वो तभी देता है जब तुम मजे लेते हो। सबसे कॉमन स्कूल मैंने जो इस साल देखा था, सबसे घटिया जो जिसने मजे लिया वो जीके कॉन्वेंट था, माउंट ओलिवेट था, जैसे सबसे ज्यादा नुकसान करा इस साल मेरा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल सा लॉजिक क्या था, बस बच्चों के नंबर काट लिए। अच्छे बच्चों के नंबर के आप 20 में से 13 दे रखे हैं और बेकार बच्चों के 20 में से 19 दे दिए। ये घटियापंती करी है उन्होंने, दिक्कत। और साइंस वाले सब में ज्यादा करी थी, क्या ही बोल सकते हैं, उनको पकड़े तो मार नहीं सकते, मारने वाली हरकतें क्या उनकी, ठीक है। मतलब ये एक दो स्कूल के नाम नहीं बता रहा हूँ, कई सारे स्कूल थे ऐसे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये स्कूल याद आ रहे, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज 20 में से 18 नंबर बच्चे, 80 नंबर दिमाग लगाओ। 80 नंबर में से मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ कि मार्क्स कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं। देखो 50 to 60%, इसका मतलब 30 से 40 नंबर तक का जो पेपर आता है ना, 80 में से कम 40 नंबर का जो पेपर आता है, वो ऐसा होता है जो हर बच्चा कर सकता है अगर तुमने क्लास में ध्यान दिया है, ठीक है। देखो ट्यूशन में पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि ऑनलाइन चल रही है, तो स्कूल वाले तो और मजे ले रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे भी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चलने लगेगी तो थोड़ा समझ में आने भी लगेगा, ठीक है। अभी भी आ ही रहा होगा, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल सा दिमाग में बिठाओ कि हमारे को इस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है, कि 40 मार्क्स का एवरेज आता है कि तुमने क्लास में अगर ध्यान दिया है ना तुम कर लोगे। उसके बाद आते हैं 10 मतलब 10 से 15 नंबर, मतलब 55 नंबर तक पहुंचने की रीच। वो बच्चे होते हैं जिन्होंने सच में ध्यान दिया था, जो मेहनत कर रहे थे। 40 नंबर वो हैं जो पढ़ रहे थे, बस क्लास में ध्यान दे रहे थे, बाकी काम चल रहा था। 15 नंबर वो है 55 तक पहुंचने के लिए जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे थे, बाद में भी पढ़ रहे थे, टीचर से डाउट भी पूछ रहे थे। बचे 15 नंबर, ठीक है, 55 हो गए ना, तो 50 से 60 तक हो गए, बचे 20 नंबर के अप्रॉक्स, वैसे 15 नंबर ही लगाओ एंड के। वो जो 15 नंबर होते हैं ना, वो 15 नंबर होते हैं हॉट्स क्वेश्चन के। वो वही बच्चे करते हैं जिन्होंने सच में पढ़ाई करी है, सच में क्लास में ध्यान दिया है, सच में मेहनत करी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भर भर के करे हैं। लखमीर सिंह ले आए, वो कर दी, बाकी एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है, ये मैं बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी तो भाई साहब तुम्हारे लिए भगवान है, भगवान, मैं कसम से बोल रहा हूँ और अभी लिख कर दे रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी के अलावा तुम पहले कोई बुक सॉल्व करते हो तो तुम गलती नहीं कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, ये बात दिमाग में बिठा लो। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं छूने जब तक एनसीईआरटी खत्म। भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सुनना, जरा दिमाग लगाना, ठीक है। तो इसीलिए याद रखो कि प्लीज गलती मत करो एनसीईआरटी छोड़कर। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी पेपर सेट किया जाता है तो एनसीईआरटी से बनाकर सेट किया जाता है।
आया समझ में मैंने क्या बोला? तो अगर एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के एग्जांपल और टेक्स्ट और इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया था ना यार तुम्हें कि उसी के एग्जांपल उनको देने पड़ते हैं, उनको एक मार्किंग स्कीम बनानी होती है। तो टीचर अपनी मर्जी से बना देगा तो उसमें बाद में बोलेंगे कि भाई ये तो तूने गलत सॉल्व करा है, तो वो क्या कर सकता है, वो एनसीईआरटी दिखा सकता है, देखो भाई एनसीईआरटी में ऐसा करा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना इस बात को। कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन दे सकते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि वो इतनी मोटी बुक बन जाएगी वरना, ठीक है, जैसे बाकी बुक होती है, ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर उस एक क्वेश्चन के 1000 क्वेश्चन बनाना एक्स्ट्रा बुक्स का काम है, लखमीर सिंह वगैरह एक्स्ट्रा बुक्स का काम है, या फिर मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो नोट में जो असाइनमेंट्स दूंगा उनका काम है। आया समझ में क्या बोला? इसलिए पहले एनसीईआरटी करोगे तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा बुक उठाओगे तो तुम आराम से करने लगोगे। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इसीलिए ये तरीके हैं। और ये एक बात याद रखो, एनसीईआरटी का फायदा हो समझ में आ गया। अब दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरी और एक होती है न्यूमेरिकल। देखो प्रैक्टिकल तो अलग हो ही गया 20 नंबर का, बच्चे 80 नंबर, 80 में से क्या होता है, अब न्यूमेरिकल्स आते हैं और क्या आता है कि हमारी थ्योरी आती है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल आएंगे 10 से 15 नंबर के मैक्सिमम, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए कौन से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और देखो तुम ना एक चीज में डाल सकते हो, न्यूमेरिकल फिजिक्स के और डायग्राम बायोलॉजी के एक ही में डाल, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दो, ये 10 से 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए दो चैप्टर है तुम्हारे पास, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है लेंस, बाकी किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। दो चैप्टर न्यूमेरिकल के हुए, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के 8 फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले की मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा, सच बता रहा हूं तुम्हारे स्कूल वालों को भी नहीं पता। जब हम लेंस मतलब पढ़ेंगे ना लाइट चैप्टर, तुम्हारे स्कूल वालों को सपने में भी नहीं पता वो टेक्निक जो मैं बताऊंगा, और वो तुम 1 मिनट में खत्म कर दोगे वहां का। न्यूमेरिकल्स की दिक्कत खत्म अगर तुम दिमाग लगा रहे हो क्लास में तो। दूसरा बच्चा डायग्राम का, डायग्राम फिक्स मैंने फर्स्ट टर्म में सारे बताए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, मैंने साफ बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेवल करने के लिए आएगा और अगर बनाने को आएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली वो एग्जाम में नहीं आएगा। देखो यार सिंपल, मैंने बोला ना कि या तो हार्ड वर्क करो या तो स्मार्ट वर्क करो, या तो दिमाग से चलो या फिर अपनी मेहनत से चलो, तुम्हारी मर्जी है। अगर दिमाग से चलोगे और मेहनत भी करोगे तो अपने आप मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, दिमाग मेरा लगाते हैं, मेहनत तुम्हारी लगाते हैं, खत्म बात। आया समझ में क्या बोला? दिमाग और मेहनत मैं ही लगाऊंगा तो तुम क्या करोगे, और दिमाग और मेहनत तुम लगाओगे तो मैं क्या करूंगा। आया समझ में क्या बोला? मैं तुम्हें रास्ते दिखा सकता हूँ, लेकिन मेहनत करके वहां तक तुम्हें पहुंचना है, मैं शॉर्टकट दिखा सकता हूँ। आया समझ में क्या बोला? मैं सारी टेक्निक बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। और देखो दूसरी चीज एक और है, जैसे एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी का 12.5 एग्जांपल, उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, मैंने साफ साफ बोला था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लंबी है कि नहीं। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर उसको पूछना होगा ना तो वो कौन सा क्वेश्चन डालेगा पता है? याद है तुम्हें जब मैंने बताया था कि एरिया डबल कर दो, रेडियस को हाफ कर दो, वो डबल कर दो, उसको हाफ कर दो, याद है? वो चेक करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कैलकुलेशन करनी होती है, ये कोई कैलकुलेशन है? इस कैलकुलेशन को भी देख लिया और उसने तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया। और आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो टाइम लेते हैं और लेंथी हो जाते हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है तुम्हारा। समझा? न्यूमेरिकल का दिक्कत खत्म, डायग्राम्स की दिक्कत खत्म, जो हम साथ साथ करते जाएंगे उसको दिमाग में इमेज बनाते जाओ डायग्राम की, ठीक है। बची थ्योरी। थ्योरी 80 में से अगर मान लो 10 से 15 नंबर की वो आ रही है तो उसके बाद 60 से 65 नंबर की क्या आएगी तुम्हारी, ये आएगा 65 से 70 नंबर का थ्योरी आएगी। अब बात आती है थ्योरी की, थ्योरी को कैसे किया जाएगा। थ्योरी को करने के लिए सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है। तरीका क्या है करने का? सिंपल सा तरीका अपनाओ, तुमको जो आता है वो लिखने की कोशिश करो बस, ठीक है। दूसरा है लिख कर प्रैक्टिस करनी है। लिख कर जिस दिन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया ना, मार्क्स अपने आप आने लगेंगे। मैं बता देता हूँ किस वजह से। देखो जब तुम सोचते हो ना तो वो तुम्हारे दिमाग में हिंदी में चल रहा होता है, ठीक है। और तुम ज्यादातर हिंदी मीडियम मतलब हिंदी मीडियम के तो मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन पढ़ते तुम हिंदी तरीके से ही हो ना, ठीक है। तो हिंदी तरीके से ही है। याद रखना, याद करने के लिए कोई लैंग्वेज है ना तो वो हिंदी ही है। लेकिन अगर पैथ वो है ना एक को मतलब क्योट है कि बोलने के लिए कि हिंदी इज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ अर्निंग। तो अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन कुछ याद करना है तो हिंदी आनी चाहिए। तो तुमने हिंदी में सब कुछ याद करा है, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है उसको लिखने की ना, तब तुम्हें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसको बनाने में टाइम लगाता है। जिस दिन तुम लिख के प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुम्हारे दिमाग की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे हाथ को सब कुछ याद हो जाएगा। याद है? तुम्हें पता होगा जो 9th क्लास में मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं डिक्टेट करता हूँ नोट्स को। मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं लिखता, मैं सीधा डिक्टेट करता हूँ। आप तो खैर मेरे को लिख के टाइप करके देने पड़ते हैं तुम्हें, मैं हमेशा डिक्टेट करता हूँ। यार मैं 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में बैठ गई है वो चीजें। तो सोचो ना यार, तुम हाथ से लिखोगे तो तुम्हारे हाथ में नहीं बैठ जाएगी यार वो चीज। आरएस में मैंने क्या बोला, 1 साल की मेहनत होती है बस मार्क्स लाने की। 10th में मेहनत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे जाके मेहनत नहीं करनी है, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं बोल रहा कि बेटा 10वीं पास कर ले, फिर 12वीं पास कर ले, बेटा फिर ग्रेजुएशन कर ले, बेटा फिर शादी कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जिंदगी चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि 10th पास करो,
उसका 11th में मजे कर सकते हो, ठीक है, मतलब लिटरली वो नहीं है बिल्कुल पागलों वाले मजे, फिर 12th में दोबारा मेहनत करने का टाइम आ जाएगा। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला, इसलिए टाइम है, 10th के बाद में 3 महीने मिलते हैं, आराम से मजे करो, कुछ मत कर। घर वाले बोले बेटा कंप्यूटर कोर्स कर ले, क्यों कर ले, मेरे को अपने पर विश्वास है, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं अच्छा कोर्स करूंगा, कोई आगे जाकर मत करो, करना चाहिए वो बात अलग है, समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पहले से अगर तुम्हारे को अगर आती है चीजें, ठीक है, तो तुम क्यों ही करोगे, दिमाग लगाओगे। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाओ, सुनो 80 नंबर का, ठीक है, थ्योरी में से मैंने शॉर्ट चैप्टर बता दिया, अब मैं थोड़ा मिड चैप्टर बता देता हूँ कि जो मिड चैप्टर करने हैं, ठीक है, अगर तुम ये वाले चैप्टर्स करोगे ना और इनके रिलेटेड सारी चीजें कर लोगे तो 30 ऑफ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, समझ आया। अगला जो मैं बताने वाला हूँ उनमें से कुछ और चैप्टर करोगे तो 30 से 40 तक आराम से आ जाएंगे, मतलब पास तुम हो जाओगे, ठीक है। याद रखना ये सारी प्लान उनके लिए बताए जा रहे हैं जो पास और एवरेज मार्क्स लाना चाहते हैं, जिनको 100 आउट ऑफ 100 90 प्लस लेकर आ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए सारा चैप्टर है, ये सब कुछ है उनके लिए, ये बात दिमाग रखना। और याद रखना कि मैं अपने आप ही एंड में जाकर ना कुछ अपने आप ही तुम्हें कर दूंगा उस तरीके का लायक कि तुम और अपने आप ही तुम्हारा दिमाग बन जाएगा कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने, मुझे ये करना है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब इधर दिमाग लगाओ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि मिड चैप्टर में ले लेते हैं, सेकंड चैप्टर मिड चैप्टर में आता है, मतलब मिड जो छोटे शॉर्ट वाले चैप्टर, सेकंड थर्ड चैप्टर आता है, क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर ज्यादा डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद 6 चैप्टर लंबा है लेकिन बहुत आसान है यार, 8 चैप्टर भी लंबा है, वो भी छोड़ दो। उसके बाद बात आती है किसकी, 12th चैप्टर की, ठीक है, और 13 चैप्टर की, क्योंकि 13 में भी कई सारी चीजें डिलीट हो गई है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। फिर लेंथी चैप्टर, देखो आसान सारे चैप्टर है, सब कुछ आसान है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, और मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीजें कि सारे चैप्टर आसान है, मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि लंबे कौन से और छोटे कौन से। समझ में आया मैंने क्या बोला, जिन्होंने फर्स्ट टर्म मुझसे पढ़ा हुआ है या फिर मेरी बैकअप वीडियो से देखा हुआ है तो उनको पता होगा कि हम पढ़ किस स्ट्रेटेजी से रहे। मेरे को एग्जाम से मतलब नहीं है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जाम से मतलब नहीं है, एग्जाम तुम्हारा मतलब है तुम्हारे दिमाग से, कि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ रही है कि नहीं। एक बार दिमाग में बैठ गई तो बस खत्म। मैं सिंपल सा बोलता हूँ यार बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि मैं भाई क्लास में कहानियां सुना रहा होता हूँ और वो कहानियों में ही हम पढ़ रहे होते हैं कि हमारे को रिलेट करना है। मेरा काम क्या है, सिर्फ रिलेट करना। चैप्टर तुम बुक में से भी पढ़ सकते हो, हजारों तरीके की बुक है, तुम पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन टीचर का काम क्या होता है, चीजों को रिलेट करना, कि अगर एक चीज यहाँ पे पढ़ी है और एक चीज यहाँ पे पढ़ी है तो इन दोनों को रिलेट कैसे किया जाएगा, वो पास में कैसे लाया जाएगा, जिससे तुम्हें पता लगे अच्छा ये लिंक था इनके बीच में। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला, इतना सा है। फिर लंबे चैप्टर, लेंथी चैप्टर में ज्यादा, चैप्टर नंबर 6 लेंथी चैप्टर है, मुझे भी पता है। चैप्टर नंबर 4 बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वो आधा डिलीट हो गया तो बहुत छोटा हो गया वैसे वो। चैप्टर 4 लेंथी है, चैप्टर 6 लेंथी है, चैप्टर 8 लेंथी है और चैप्टर 10 बहुत ज्यादा लेंथी है। ये 4 चैप्टर लेंथी है, 4-5 चैप्टर, ठीक है, इन पे मेहनत और अच्छे से करनी है, ठीक है। आसान, अगर किसी को लग रहा है कि फर्स्ट टर्म मैंने अच्छे से करा है तो सेकंड टर्म कुछ भी नहीं है, सेकंड टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड टर्म में सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मतलब मजे आने वाले चैप्टर। फर्स्ट टर्म में थोड़ा है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर बोरिंग, अगले ये वाला टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और याद रखना, अब मैं फर्स्ट टर्म के लिए बता देता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, सेकंड सेशन में चैप्टर 4 शुरू करेंगे, ठीक है। मैं सेकंड टर्म के लिए बता देता हूँ, सुनो। दिसंबर में हम फर्स्ट टर्म का एक सेशन शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, एक बैच बनेगा जिसमें फर्स्ट टर्म की रिवीजन चलेगी, सेकंड टर्म पैरेलली चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी 1 दिसंबर के 1 तारीख से, 1 तारीख को चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो, 1 तारीख नहीं तो 2 तारीख, मतलब फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा वो, ये फिक्स है, ठीक है। दिसंबर में एक वीक बैच स्टार्ट होगा, या तो वो मॉर्निंग का होगा या तो वो लेट नाइट होगा। समझाया मैंने क्या बोला, या तो मॉर्निंग का होगा तो लेट नाइट होगा, लेट नाइट का होगा 7-8 बजे, या फिर मॉर्निंग का होगा तो सुबह 5:30-6 बजे, सर्दियों में। हर साल होता है वो, ये नहीं है तुम लोगों के लिए स्पेशली कुछ हो रहा है, ये तो हर साल होता है वो। और तुम कहीं पर भी रहते हो तो मैं इसमें बता देता हूँ तुम्हें एक बार के लिए, कि 20 साल की मेरी स्टूडेंट थी निकिता, 95 टॉपर, ठीक है। वो लड़की रोज, चाहे कोई आए ना आए, वो लड़की रोज आती थी, ठीक है। कहाँ से, क्या नाम है तुम्हारा, बंगाली कॉलोनी है क्या, वो जहाँ पे मतलब सोनाक्षी का घर है उससे भी आगे, ठीक है, उससे भी आगे, मतलब बहुत आगे तक। वो कौन सा स्कूल है, एक्सीलेंट हेवन अम्बे पब्लिक स्कूल है ना कुछ वहाँ पे, वहाँ से आती थी, हाँ शिव कुंज वगैरह। वो लड़की रोज वहाँ से सुबह आती थी सर्दियों में, समझ में आ रहा है। इतनी ज्यादा लड़की, तभी तो मार्क्स आए ना उसके, सिंपल सा लॉजिक है यार, ठीक है। जिसमें वो पढ़ेगा मेहनत करेगा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो प्लीज फर्स्ट टर्म की टेंशन अब मुझ पे छोड़ दो, जितना भी हुआ है उसको मेरे पे छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेदारी है, समझ आया। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज डोंट फोर्स मी फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। कि ऑफलाइन क्लासेस, देखो मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाए, समझाया मैंने क्या बोला। ऑफलाइन क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाएगी ना तो मैं खुद अपने आप स्टार्ट कर दूंगा, कि मुझे खुद पता है कि वो कैसे करनी है चीजें, ठीक है। मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को क्या दिक्कत हो रही है कि घर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हें पता ही है कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए क्या चल रहा है,
आरा समझ मैंने क्या बोला, इसलिए प्लीज टेंशन मत लो, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुझे ये बतानी है, ठीक है, अगर इससे समझ में आ गया हो कि ये हमको क्या क्या चैप्टर कैसे कैसे मेहनत करनी है, ठीक है, तो प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कि हम कैसे करने वाले हैं। एक सेकंड बस, ठीक है, एक चीज और सुन लो पहले तो, ठीक है, वो ये, एक सेकंड, ठीक है, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्यन है क्या बैच में? आर्यन है बैच में? आर्यन नहीं है, ठीक है, तो प्लीज आर्यन अभी रिकॉर्डिंग में तो देख ही लेगा, इसलिए प्लीज एक बात दिमाग में बिठा लो कि प्लीज एक, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कभी भी डाउट पूछो, तो कभी भी डाउट पूछने का मतलब होता है कि डाउट पूछ लो, डाल दो, मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने कि प्लीज 10 बार कॉल मत करा करो मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे बैचेस होते हैं, अभी भी कॉल आ रही है, मैं नहीं पिक करता बैच के टाइम पर। दूसरी बात, बैच खत्म होते ही मैं कॉल नहीं अटेंड कर सकता ना यार, कि बैच खत्म हुआ कि अरे हाँ आज का कॉल आ रहा था, आ रहा समझाने क्या होना। और दूसरी बात ये कि एक टाइम लिमिट के बाद फिर उनको अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक है ना, समझ आ रहा है। कुछ दिन पहले तुम्हें बिलीव हो या ना हो, कम से कम मैंने 15 क्वेरीज फर्स्ट टर्म में सिर्फ इसी वजह से बंद कर दी थी कि मेरे को नहीं पढ़ाना ऑफलाइन, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी दीदी आ रखी थी, उसका छोटा सा बेबी था, तो उसकी हेल्थ इशूज दिक्कत हो जाती है, और तुम्हें पता है बीमारी का, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वेरीज ही बंद कर दी 15, कम से कम 15। ट्यूशन टीचर का इतने बच्चे नहीं है, सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों बंद करी थी? क्योंकि मेरे को अपना फैमिली टाइम देखना है, कि फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरा समझाने का, तो प्लीज एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद तुम सिर्फ मैसेज डालो, समझ में आ गया। दो चीजें एक बात याद रखो, मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, तुम मैसेज करके जो डिलीट कर देते हो, प्लीज ये हरकत मत करा करो। मैसेज कर दिया तो उसके बाद लिख दो सॉरी भैया ये मेरे आप मतलब कहीं और भेजना था या फिर गलती से भेजा, कुछ भी है, प्लीज डिलीट मत करा करो, वो इरिटेशन लगती है, क्योंकि उसमें 4-5 मैसेज दिखाता हूँ सारे डिलीट, फिर मेरे को लगता है कि बच्चे के इंपॉर्टेंट, अब 4-5 बार मैसेज डिलीट कर रखे तो लिखेगा यार 4-5 मैसेज आ रखे हैं, तो उसको ओपन करते सारे डिलीटेड, टाइम वेस्ट बिना वजह। तो प्लीज ये मत करा करो हरकतें, ठीक है, ताकि मुझे ऊपर से दिख जाए कि हाँ बेटे ने बच्चे ने गलती से कर दिया था। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला। और दूसरी बात, एक टाइम लिमिट होती है कॉल करने की, डाउट पूछो, मैं हमेशा खड़ा हूँ कि भाई तुमको कोई डाउट है तो ये पूछो ये करो, ठीक है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है यार, मैं अभी 2:30 बजे से पढ़ाना चालू करता हूँ, मैं 9 बजे तक मेरे बैच है, 9 बजे के बाद भी मैं फिर कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरे घर वाले और मेरे को खाना बनाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो मुझे खाना बनाना होता है। प्लीज खाने में किसी दिन नमक तेज हो गया तो मेरे घर वाले मुझे वैसे उठा के फेंकने वाले, ठीक है, फीस तो आ नहीं रही है तुम लोगों की ठीक है, तो प्लीज ये हरकतें मत करा करो। उसके बाद मतलब एक टाइम लिमिट के बाद मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगा, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा, सोनाक्षी के अलावा, ठीक है तो इसीलिए प्लीज ये हरकतें मत करा करो, मेरे को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। मार्क्स लाना बहुत इजी है, ये मेरी गारंटी है, साइंस के लिए वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम, मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुम वो करोगे ना और फिर भी मार्क्स ना आए, मेरे से पूरे साल की फीस ले लेना, और बोलो इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। आ रहा समझाने क्या था, जो जो मैंने करा है अपने दिल पे हाथ रखना और बताना कि तुमने वो सारे काम करे हैं कि नहीं, और फिर भी तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि नहीं भैया फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो ले जाना फीस। आ रहा समझ मैंने क्या बोला, इसलिए दिमाग लगा लो कि मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी देता हूँ करना क्या है। सेकंड टर्म पे फोकस करो, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास के साथ साथ पैरेलली चलते हुए जाना है। जैसी सेकंड टर्म की स्टार्ट होगी रिवीजन फर्स्ट टर्म की, ठीक है, तब से तुम्हें फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है और सेकंड टर्म पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दोनों पैरेलल बैच हो गए, जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे और तभी मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। पहली चीज समझ में आई। और जैसी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी फैब आ जाएगा, और फैब में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे, तुम्हारी सारी रिवीजन हो चुकी होगी, तुम सीधा एग्जाम देने जाओगे। दूसरी बात, कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जाके मैं खुद एक सैंपल पेपर की बुक दिलवाऊंगा, वो तुम्हें खुद लेनी है, वो बात की बात है। अभी टच भी नहीं करनी है कोई बुक, ठीक है। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद तुम्हारे पास अगर कोई बुक है लक्ष्मीर सिंह वगैरह तो उसको पढ़ो, कोई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से बोरो कर लो। पहले एनसीईआरटी करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने कि एनसीईआरटी पहले खत्म करो, उसके बाद सपोर्टिंग मेटेरियल तुम्हारे पास अगर तुम्हारा मन करे सपोर्टिंग मेटेरियल, फिर एक्स्ट्रा बुक लक्ष्मीर सिंह वगैरह पे जाओ और सारे क्वेश्चन कर डालो। और याद रखना, ये नहीं है कि एक चैप्टर समझ में आ रहा है तो उसके बाद उसमें से सारे बुक में से कर लिए, दूसरा चैप्टर पहले एनसीईआरटी हर चैप्टर की होनी चाहिए, फिर एक्स्ट्रा बुक होगी, फिर हर चैप्टर की होगी, फिर तीसरी बुक आएगी तो हर चैप्टर की आएगी, और साथ साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। चैप्टर हुआ, 5 साल के क्वेश्चन पेपर की फोटो कॉपी निकालो, ठीक है, उसमें से मार्क कर लो कि फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का है, और उसमें से वो चैप्टर जैसे जैसे होता जा रहा है उसको मार्क करते हुए खत्म करते होता खत्म। अभी नया सेशन, अगले सेशन में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, प्लीज डोंट मिस, ठीक है। इसलिए अब लगातार
पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते सेकंड सेशन में, सेकंड टर्म स्टार्ट करने के लिए। चलो भाई और बहनों मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करें, लेकिन शुरुआत हमसे करें, है ना। चलो बाय बाय।